अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्परफेक्ट मार्केट्स चैप्टर 12 फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स बाय हबीबुल्लाह वसीर साहब की ये बुक है। चैप्टर 12 हाफ हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं और हाफ इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। द मार्केट वेयर सम कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज मिसिंग इज कॉल्ड इम्परफेक्ट मार्केट। के वो ऐसी मार्केट जिसमें परफेक्ट कंपटीशन की जो कंडीशंस हैं वो बेसिकली मिस होती हैं। इन सिंपल वर्ड के लास्ट टाइम हमने जो परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था ना कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स होते हैं, परफेक्ट नॉलेज होता है, ठीक है। तो इस टाइप की जितनी भी कंडीशंस हैं अगर उनमें से कोई मिस होगी तो वो इम्परफेक्ट कंपटीशन कहलाएगा। और इसके अलावा बेसिकली जो इंडिविजुअल्स हैं या फर्म्स हैं या जो सेलर्स हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो मार्केट की प्राइस को चेंज कर सकते हैं। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में हमने कहा था कि जो इंडिविजुअल है या मतलब जो सेलर हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, जो मार्केट की तरफ से प्राइस होती है वो उसी पे चलते हैं। इसमें तीन मार्केट्स आ जाती हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये ऐसी मार्केट होती है जिसमें कुछ प्रोडक्ट सिमिलर होती हैं, ठीक है, या उनका सब्सटीट्यूट अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पर कंप्यूटर की एग्जांपल ली हुई है कि एक फर्म कंप्यूटर बना रही है, ठीक हो गया। तो जो दूसरी फर्म्स है वो अपने कंप्यूटर में या तो उसका डिज़ाइन चेंज कर देगी, क्वालिटी चेंज कर देगी या फिर पैकिंग चेंज कर देगी। तो इस तरह थोड़ी सी मतलब चेंजिंग होती है, अदरवाइज सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं। देन हमारे पास है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में कुछ फर्म्स होती हैं, फ्यू फर्म्स बेसिकली इसमें होती हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को जानती भी होती हैं और बेसिकली वो राइवल फर्म्स मीन्स के कंपेटिटर की जो फर्म्स है उनकी प्राइसिंग में या फिर मार्केटिंग डिसीजन में किस तरह रिएक्ट करना है, किस तरह चेंज करना है, वो मिलकर फिर इस चीज़ को डील करती हैं। They may compete as an monopolistic competition, start price war or make operate collude and make a cartel or jointly fix a high price। शुगर फर्म्स इन पाकिस्तान, ठीक है। वो कहता है कि ये फर्म्स जो होती हैं ये बेसिकली सम टाइम compete करना स्टार्ट कर देती हैं। फॉर एग्जांपल कंपटीशन आपस में स्टार्ट कर देती हैं, एक प्राइस कम कर देगी, ठीक है, तो दूसरे को ऑटोमेटिकली कम करनी पड़ जाएगी। तो इस तरह करके सम टाइम ये आपस में कार्टेल बना के और फिर मतलब अपनी जो पसंद की प्राइस है वही ओवरऑल चलाती हैं। जब पाकिस्तान में मतलब आप शुगर मिल की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, कि चीनी की प्राइस अचानक बढ़ जाती है, ठीक है, और फिर ऑल ओवर द पाकिस्तान बढ़ती है। क्यों? क्योंकि चीनी में अभी तक मतलब शुगर की बात करें तो हमारे पास जो शुगर मिल्स के मतलब जो ओनर है वो कुछ ही है, ठीक है, और वो कुछ फिर आपस में मिल के कार्टेल की सूरत में पूरे पाकिस्तान को ही नचा देते हैं। ओके जी। उसके बाद मोनोपोली है हमारे पास। मोनोपोली जो सी है वो सिंगल सेलर होता है। इसका मैंने लास्ट टाइम टास्क भी आपको दिया था, ठीक है, कि आपने देखना है कि कौन सा ऐसा अदारा है जो मतलब मोनोपोली है जिसमें, ठीक है, आई थिंक ओलिगोपोली का मैंने दिया था या फिर मोनोपोली, दोनों में से किसी एक का टास्क आपको दिया हुआ है। ओके जी। मोनोपोली ऐसी फर्म होती है जिसमें सिंगल सेलर होता है, सॉरी ऐसी मार्केट होती है जिसमें सिंगल सेलर होता है, ठीक है, और इसकी जो प्राइस है, सॉरी, हु कंट्रोल द होल मार्केट सप्लाई एंड प्राइस, ठीक है, जो सप्लाई और प्राइस को एक ही मतलब वो फर्म डील कर रही होती है। फॉर एग्जांपल जैसे वापटा इलेक्ट्रिसिटी हो गई। उसके बाद उन्होंने ये चार बेसिकली, अच्छा, ये चार हमारे पास मतलब मार्केट्स हैं, उनको एक टेबल की फॉर्म में उन्होंने मतलब इजी वे में समझा दिया, ठीक है, कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, ओलिगोपोली में क्या होता है और मोनोपोली में क्या होता है। अब सबसे पहले अगर देखें तो उन्होंने नेम ऑफ द फर्म लिखा है, ठीक है, कि परफेक्ट कंपटीशन है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर होते हैं। टाइप ऑफ प्रोडक्ट बता दिया है, ठीक है, प्राइस को बता दिया कि प्राइस टेकर कौन होता है और प्राइस मेकर कौन होता है, ठीक है, और उसके अलावा बैरियर्स टू एंट्री, नॉन प्राइस कंपटीशन और एग्जांपल उन्होंने दे दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इन मार्केट्स के अंदर डिस्कस होती हैं, ठीक है। तो ये टेबल आप पढ़ेंगे, ये सारा कुछ वही है जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके जी। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगेन परफेक्ट कंपटीशन है। अब इसमें थोड़ा सा उन्होंने डिटेल में बता दिया है, लेकिन ऊपर भी हमने ये पढ़ा है। खैर चलें फिर इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। वही बात होगी कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर इज़ अ मार्केट सिचुएशन वेयर सिंगल बायर और सेलर आर अनएबल टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। थोड़ी सी डेफिनेशन उन्होंने चेंज कर दी है, बात वही है लेकिन अल्फाज चेंज हो गए हैं। किस तरह? पहले हम कहते थे कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर होते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये कह दिया कि ये एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर कोई सिंगल बायर या सेलर जो है वो प्राइस को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है, बात वही है लेकिन वो उसको बस और वर्डिंग डिफरेंट वर्डिंग में उन्होंने बता दिया। इसके फीचर लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर हैं। वही बात होगी कि मतलब काफ़ी ज़्यादा सेलर भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा बायर भी होंगे। इसमें मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि एक सिंगल सेलर या सिंगल बायर पर डिपेंड करती है। सेकंड है स्टैंडर्डाइज्ड होमोजीनियस प्रोडक्ट, कि मतलब जो प्रोडक्ट होंगे ना वो होमोजीनियस होंगे, इन सिंपल वर्ड के वो सेम होंगे, ठीक है। द कमोडिटी अफोर्ड फॉर सेल बाय ऑल फर्म इज़ आइडेंटिकल, मतलब कि सेम होगी, एंड परफेक्ट सब्सटीट्यूट, और उनका सब्सटीट्यूट भी एग्जैक्ट होगा, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से होमोजीनियस प्रोडक्ट की एग्जांपल उन्होंने दे दी है।
और अब जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, टैक्सी एंड रिक्शा सर्विस आर ऑलमोस्ट होमोजीनियस पैसेंजर वाइल हायरिंग कार लिटिल अबाउट वेदर द टैक्सी इज़ ओल्ड और न्यू। ठीक है, कि वो कहता है कि टैक्सी हो या रिक्शा हो, इनकी सर्विस तो सेम ही होती है। ठीक है, कि इन्होंने बेसिकली लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के आना होता है, तो मीन्स के होमोजीनियस सर्विस वो दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये पैसेंजर पर डिपेंड करता है कि वो वाइल हायरिंग केयर लिटल अबाउट वेदर द टैक्सी इज़ ओल्ड, लेकिन वो सिर्फ इतनी सी चीज़ मतलब फोकस अपने माइंड में ज़रूर रखता है कि उसकी हालत क्या है। ठीक है, जो टैक्सी वो करने जा रहा है उसकी वो न्यू है, ओल्ड है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, आप इजीली जब चाहे मार्केट में एंटर हो सकते हैं, जब चाहे मार्केट से निकल जा सकते हैं। ठीक है, कोई किसी चीज़ के अंडर नहीं आप काम करते। ठीक है, इंडिपेंडेंट काम करते हैं। उसके बाद परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, बायर सेलर को प्राइस की फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या प्राइस चल रही है। ठीक है, उस हवाले से दोनों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि ना बायर सेलर को मतलब एक्सप्लॉइट कर सके और ना सेलर बायर को एक्सप्लॉइट कर सके। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, इसकी ऑलरेडी हम बात कर चुके थे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं फॉर हाई प्रॉफिट या किसी भी पर्पज़ के लिए। उसके बाद हमारे पास है देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहला है कि चीपर रेट हमें मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि सारी बात है एक ही प्राइस चलनी है तो कोई ज़्यादा प्राइस नहीं उससे लेगा। उसके अलावा जो एफिशिएंट मेथड हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जिससे कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा लैंड लेबर कैपिटल को गुड रिवॉर्ड मिलता है, मतलब वो जो भी काम करते हैं उस पर एक हैंडसम अमाउंट उनको मिल जाती है। उसके बाद है इन द प्रेजेंस ऑफ द अबव मेंशन कंडीशन देयर विल बी ओनली वन प्राइस ऑफ द कमोडिटी थ्रू आउट द मार्केट। वही बात होगी कि एक ही प्राइस चलती है। प्राइस टेकर, अच्छा हमेशा परफेक्ट कंपटीशन क्या होगा, प्राइस टेकर होगा। किस तरह होगा कि इट कैन सेल मोर क्वांटिटी और लेस ओनली एट करंट प्राइस। एज अ रिजल्ट एवरी रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस करो सिंगल फर्म्स बिकम अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, वो कहते हैं कि फर्म्स जो सी होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, जो मार्केट की तरफ से या क्वांटिटी सप्लाई के जो भी मैकेनिज्म है उसके ज़रिए से उन्हें प्राइस दी जाती है वही होती है। ठीक है, इसमें अपनी मर्ज़ी की प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, और हमेशा जो प्राइस आपको मार्केट देती है उससे आपका रेवेन्यू बढ़ता ही है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू भी हो सकता है, प्राइस भी हो सकती है और एवरेज रेवेन्यू भी हो सकता है, और इन तीनों की कर्व वो कहता है कि स्ट्रेट लाइन होती है। एवरेज कर्व ऑफ अ सिंगल फर्म इज डिमांड कर्व ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होगी ना सिंगल फर्म की, वो वही कर्व उसकी डिमांड कर्व भी कहलाएगी। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। द डिमांड कर्व या फिर एवरेज रेवेन्यू कर्व, बात एक ही, एवरेज रेवेन्यू कर्व हो या डिमांड कर्व हो। ठीक है, वो अदर नेम है इन सिंपल वर्ड। अ सिंगल कंपेटिटिव फर्म इज हॉरिजॉन्टल, इसमें अगर एक सिंगल कंपेटिटिव फर्म आ जाती है, ठीक है, ये अब एवरेज रेवेन्यू कर्व की बात हो रही है। ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल बनेगी। हॉरिजॉन्टल कैसे होती है, जैसे ये स्ट्रेट प्राइस की एक स्ट्रेट लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल होती है। वर्टिकल सीधा, मतलब जैसे क्वांटिटी की लाइन है ना, ये अगर सीधा हो जाती तो वो वर्टिकल हो जानी थी। उसके बाद मार्केट प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय टोटल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फर्म। ठीक है, ये पहले भी हम देख चुके हैं। ओके जी, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर टोटल मार्केट और सिंगल फर्म को उन्होंने बताया कि सिंगल फर्म की जो है वो एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू या प्राइस की कर्व एक ही स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। ठीक है, और जस्ट डिमांड को उन्होंने देखा है कि डिमांड की कर्व ये आ रही है। ठीक है, डिमांड के बढ़ने या कम होने से फिर वो सारा इफेक्ट होता है। लेकिन टोटल मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों के कर्व बनते हैं। ठीक है, और जो मतलब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहाँ पर हमारी प्राइस डिटरमिन हो जाती है और साथ ही क्वांटिटी भी। उसके बाद मोनोपली है। मोनोपली मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहाँ सिंगल सेलर होता है। ठीक है, वो अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज कर सकता है, वो हमेशा प्राइस मेकर होता है। ठीक है, मेजर काज ऑफ एग्जिस्टिंग मोनोपली इज दैट देयर आर सम बैरियर्स टू एंट्री, और इसमें जो एंट्री होती है उसमें उसके लिए कुछ बैरियर्स होते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से एंटर नहीं हो सकते। इन बैरियर्स की वजह से फिर क्या होता है कि आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चलिए यहाँ देख लें। दीज बैरियर्स में भी रेगुलेटरी स्ट्रेटजिक एंड नेचुरल दैट फेवर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और ये जो बैरियर्स होते हैं ये नेचुरली होते हैं। ठीक है, और इसमें ऑलरेडी जो काम कर रहा होता है या कोई भी फर्म जो काम कर रही होती है, ठीक है, हमेशा उसको ही बेनिफिट होता है। रेगुलेटरी बैरियर्स आर कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। ठीक है, स्ट्रेटजिक बैरियर्स आर लाइक ट्रेड सीक्रेट्स ऑफ द मोनोपोली फर्म्स। रेगुलेटरी बैरियर ये होते हैं कि मतलब वो आपके खिलाफ कोई भी लाइक कॉपीराइट दे सकते हैं। ठीक है, या फिर उसके अलावा ये है कि आप लोगों को जो ट्रेडमार्क है, ठीक है, मतलब किसी ना किसी तरीके से वो आपकी फर्म को डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके पास एक ऐसे समझ लें कि एक अथॉरिटी होती है। और उसके बाद स्ट्रेटजिक बैरियर जो उनसे होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, आर लाइक ट्रेड सीक्रेट्स ऑफ द मोनोपोली। ठीक है, कि इसमें वो जो मतलब ऑलरेडी फर्म एक काम कर रही है उसके पास कुछ ना कुछ ऐसे मतलब सीक्रेट्स होते हैं। ठीक है, जिनके थ्रू वो आपको मार्केट में एंटर ही नहीं होने देती। नेचुरल बैरियर्स कौन से होते हैं, व्हेन अ फर्म हैज़ कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज यूज फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म, फॉर एग्जांपल कंट्रोल ओवर एक्सट्रैक्टिंग ऑफ अ मिनरल।
नेचुरल बैरियर्स वो होते हैं कि फॉर एग्जांपल अब एक फर्म है, उसे ही पता है कि किस तरीके से वो ज़मीन से कोई भी चीज़ निकाल सकती है, ठीक है। तो ये कुछ नेचुरल बैरियर्स हो जाते हैं, तो जबकि दूसरी फर्म्स हैं उसके लिए फिर वो मुश्किलात बन जाती हैं। इसके फीचर्स क्या हैं? अच्छा, ये फीचर्स भी हो सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं अजम्पशंस भी कह सकते हैं। सिंगल प्रोड्यूसर और सिंगल फर्म कंट्रोल द होल मार्केट सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। वही बात है कि इसमें सिंगल फर्म होती है, ठीक है, जो सारी मार्केट को कंट्रोल करती है। इसमें कोई क्लोज सब्सटीट्यूशन नहीं होता, ठीक है, आपने अपने हिसाब से ही मतलब प्राइस वगैरह को कंट्रोल करना है। उसके बाद इसका कर्व कैसा होता है? अब ऊपर जो हमने कर्व पढ़े हैं वो परफेक्ट कंपटीशन के थे, अब ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के हैं, ठीक है, या मोनोपली के हैं, मोनोपली मार्केट के हैं, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक तो फिर डिफरेंट हो जाता है। Monopolist is the price maker who has full control over the price of the product. However, it has limitation. For example, the monopolist can either fix the price of his product or can fix the quantity to be sold. कि monopolist जो होता है उसको पता होता है कि वो या तो प्राइस को कंट्रोल कर ले या क्वांटिटी को कंट्रोल कर ले, उसने अपने हिसाब से मैनेज करना है, ठीक है। अगर वो प्राइस को फिक्स रखता है तो वो जो क्वांटिटी सोल्ड कर रहा है ना, वो मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग फिर डिटरमन होगी, ठीक है। इफ़ ही फिक्स द क्वांटिटी फॉर सेल, प्राइस विल बी डिटरमन बाय द डिमांड ऑफ द बायर। लेकिन अगर वो क्वांटिटी को फिक्स कर देता है तो फिर जो प्राइस है वो डिमांड ऑफ द बायर डिटरमिन करेगी, ठीक है। तो इसके कर्व इस तरह होते हैं। एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउन टर्न आ जाता है और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी एवरेज से भी डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह, अब ये कर्व आपने याद रखने हैं, ठीक है, कि मार्केट में मतलब मोनोपोली में कैसे होते हैं और परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है। Total supply is the market comes from the monopoly, so when he tries to sell more he has to lower the price, ठीक है। As a result, average revenue और marginal revenue curves are downward sloping। अब वो कहता है कि बेसिकली जब उसकी टोटल जो सप्लाई है ना मार्केट की, या मोनोपोलिस्ट मतलब जो टोटल सप्लाई दे रहा है मार्केट में, उसकी कोशिश हमेशा ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करे, ठीक है। देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है ना, व्हेन ही ट्राइज टू सेल मोर, जब वो कोशिश करता है कि वो ज़्यादा सेल करे, ही हैज़ टू लोअर द प्राइस, तो वो प्राइस बिल्कुल कम कर देता है, ठीक हो गया, जिसकी वजह से फिर एवरेज रेवेन्यू कर्व और जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो डाउनवर्ड हो जाती है। उसके बाद रेवेन्यू कर्व्स ऑफ द फर्म, प्रॉफिट का ये फार्मूला दिया गया है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। प्रॉफिट का एक और भी फार्मूला है, जैसे यहाँ पर ये टी आर के आगे पी मल्टीप्लाई बाय क्यू लिखा हुआ है, ये टोटल प्रॉफिट का फार्मूला है, या टोटल रेवेन्यू का फार्मूला है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो इस तरह प्रॉफिट का फार्मूला भी आपने याद रखना है। उसके बाद वो कहता है कि द फर्म हैज़ टू कंसिडर टू थिंग्स, ठीक। जब भी फर्म्स ये डिसीजन लेती है ना कि उसने कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, जहाँ पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो वो दो चीज़ों के बारे में सोचती है। पहली है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरी है एक्सपेक्टेड रेवेन्यू बाय सेलिंग द प्रोडक्ट। और उसके बाद रेवेन्यू के तीन बेसिक कंसेप्ट हैं, ठीक है। पहला है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होती है? द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म आफ्टर सेलिंग द होल ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि फर्म को जो टोटल रेवेन्यू रिसीव होता है टोटल आउटपुट सेल करने से, तो वो उसका टोटल रेवेन्यू कहलाएगा। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है कि इट इज़ द पर यूनिट रेवेन्यू विच इज़ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू बाय द नंबर ऑफ अ यूनिट प्रोड्यूस्ड। एवरेज रेवेन्यू जो होता है ये पर यूनिट रेवेन्यू होता है। ये किस तरह हमें रिसीव होता है, इसका फार्मूला है कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी या फिर आउटपुट इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। अब ये स्टार्ट में हम पढ़ के आ चुके थे कि ए आर इक्वल होता है पी के, ठीक हो गया, मतलब एवरेज रेवेन्यू इक्वल होता है प्राइस के, ठीक है। यहाँ ऊपर देखेंगे ना परफेक्ट कंपटीशन में तो हमने ये पढ़ा था, तो ये इसीलिए उन्होंने पी को लिख दिया। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू वो होता है नेट एडिशनल मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोड्यूस्ड। जो हमारा एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस हुआ है ना, उसकी वजह से जो एडिशनल रेवेन्यू हमारे पास आता है उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। जहाँ पर मार्जिनल का वर्ड आ जाएगा वहाँ पर आपने ये याद रखना है कि एडिशनल की बात हो रही है। मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करने का फार्मूला क्या है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब यहाँ पर उन्होंने बता दिया द शेप ऑफ रेवेन्यू कर्व्स डिफर इन परफेक्ट मार्केट एंड मोनोपोली, ठीक है। रेवेन्यू के जो कर्व्स हैं वो डिफरेंट होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोली में। रेवेन्यू कम्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन इज़ अ सिचुएशन, वही बात होगी, लॉ नंबर ऑफ सेलर एंड बायर होते हैं, सारी वही डिटेल उन्होंने लिखी हुई है अगेन परफेक्ट कंपटीशन की, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया है कि यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ली है 1 से 4 तक, प्राइस उनकी 10 ली है, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट की। टोटल रेवेन्यू को बढ़ाते गए हैं, फिर एवरेज रेवेन्यू 10 नहीं आया, ठीक है। अब ये फार्मूला के थ्रू आपने ट्राई करना है कि वैल्यूज़ आपकी आ जानी चाहिए, और माइनर रेवेन्यू भी 10-10 आया, क्योंकि फार्मूलाज अब हम ऊपर एक दफ़ा पढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ग्राफ बना दिया है, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये ऊपर भी हमने स्टार्ट में पढ़ा है।
और टोटल रेवेन्यू का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक हो गया। और इस तरह मतलब उन्होंने एवरी रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू जो उनसे है उसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर दिया कि प्राइस मेक अ सिंगल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, के परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू, एवरी रेवेन्यू और प्राइस जो उनसी है ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन होती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है, ये भी सम टाइम आपसे पूछी जा सकती हैं। और जो टी आर है मीन्स टोटल रेवेन्यू है वो एक राइजिंग स्ट्रेट या फिर कांस्टेंट रेट है। ठीक है, राइजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। रेवेन्यू कर्व इन मोनोपली मार्केट, ये सारा मोनोपली का उन्होंने बताया होगा कि ठीक है मोनोपली होती क्या है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये ग्राफ मतलब पहले टेबल बना लिया है, सेम वही टोटल रेवेन्यू, एवरी रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू लिया, प्रोडक्ट लिया और प्राइस ले लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर डिफरेंट कर्व बनी हुई है। ऊपर हमने पढ़ा था ना कि मोनोपली में हमारे पास एवरी रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू की जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है? क्योंकि फर्म जब ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करती है तो वो प्राइस को भी डाउन कर देती है। तो ये इसकी कर्व एज इट इज़ इस तरह बन जाएगी जब आप इन टेबल्स को मतलब इनकी वैल्यूज़ को इधर पुट करेंगे। ओके जी, उसके बाद हमारे पास है ये सारी वही बातें हैं जो ऊपर हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, आगे क्या है जी? अच्छा, ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया। ओके जी, ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया है, तो इसकी तो वीडियो अब कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें कोई भी इशू वगैरह आता है ना तो बताइएगा। वैसे ये है कि ये मेन कंसेप्ट है, चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको याद करना मतलब थोड़ा सा होगा कि माइंड में बिठाना पड़ेगा कि किस मार्केट के क्या रूल्स है। ठीक है, उनकी कर्व्स कैसी हैं, उनका रेवेन्यू कैसा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे फिर देखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।